हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा सर फिर से आपको लेकर चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 में। और उससे पहले आप लोग से ये हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। सपोर्ट करने के साथ जो है कोशिश कीजिए कि आप इसको जो है आप लोगों को शेयर भी कीजिए, नॉट ऑनलाइन ऑफलाइन भी, ताकि जो है हमारे जो दिए हुए जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा जो है भविष्य में वो हमारे जो कोचिंग है क्वेरी करो वहाँ पर भी आप लोग आकर जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.2 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो एक्चुअली रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में लगभग सारे जो है कॉन्सेप्ट को डिटेल से बताए हैं, जिसमें एंगल्स के वैल्यू कैसे आते हैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उसका भी बहुत अच्छा से हमने जिक्र किया है। तो उसको जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो इस एक्सरसाइज में आप देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें हम बोर्ड पर 3 क्वेश्चन को यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अभी तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से डील करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो एंगल का जो दिया हुआ है कैसे जो है वैल्यू रखकर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, sin 60 का जो है वैल्यू हम लोग, अगर आप किसी को नहीं पता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाकर देख सकते हैं, एंगल वाले टेबल में, जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो sin 60 का जो वैल्यू है वो होता है √3/2 और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो भी √3/2 होता है। क्लियर? यहाँ पर sin 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 होता है और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू भी √3/2। तो ये होते हैं क्यों? क्योंकि sin 60 और cos, साइन और जो cos है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो जो उसका जो ऑर्डर है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो साइन में क्या होता है कि जैसे जैसे एंगल वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन कॉस में क्या है कि जैसे जैसे एंगल घटता है या जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू जो है घटता है। इसी के कारण जो है sin 60 का जो वैल्यू है वो cos 30 के बराबर है और जो sin 30 का जो वैल्यू है वो cos 60 के बराबर है। यही कारण है कि यहाँ पर हम जो है sin 60 के लिए √3/2 और cos 30 के लिए √3/2, जो कि ये ऑलरेडी याद करने वाला पार्ट है, जो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का भी वैल्यू 1/2। तो इसके बाद करना क्या है, बस कैलकुलेशन है। √3 इंटू √3 3 होगा और ये 2 इंटू 2 4 होगा। सेम यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 4 होगा। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंपल। यहाँ 3 यहाँ +1 होगा, यानी 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी आंसर क्या आ गया, 1 हो गया। ओके, आप समझ गए होंगे।
हमें नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल्स का वैल्यू आपको पता होगा, जिसका आप लोग जो है मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ओके, सॉरी, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। ओके, सो अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे tan है, cos है और sin है। तो tan, cos और sin का वैल्यू हमें जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो होता है वो मस्ट होता है याद करना, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू होता है क्या 1, और tan स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, क्लियर। और cos स्क्वायर 60 है, 30 है, cos स्क्वायर 30, यानी कि अभी अभी हमने बताया कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो यहाँ भी क्या होगा √3/2 होगा, और इसका क्या होगा यहाँ स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में दिया हुआ है। ये है sin 60 का स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर 60। इसका मतलब क्या हुआ sin 60 का वैल्यू सेम √3/2। ध्यान देना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में जो है कि गलती कर देना है। कभी कभी क्या होता है कि जो दिखने में इजी क्वेश्चन होता है उसी में जो है बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में गलत जो है कि कर बैठते हैं, जिसके कारण से जो है कि बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए कभी इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से सोचना है। ये कितना हो गया 2 × 1 2, ये 3/4, ये भी 3/4 हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने इसको करके दिखाया है। √3/2 का स्क्वायर जो है 3/4 होता है। सो यहाँ पर हमने आपको ऐसे ही डायरेक्ट जो है √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा। ये भी बहुत आसान था। सो इस तरह के क्वेश्चन तब आसान हो जाते हैं जब इसके वैल्यू को हम अच्छे से रटे हुए रहते हैं या समझे हुए रहते हैं, ठीक है। तो रटना भी इसमें ज़रूरी है। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में cos 45। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/√2 लिखेंगे। अब देखिए sec 30 सेक जो है cos का रेसिप्रोकल होता है। तो हम अगर sec 30 का वैल्यू याद भी नहीं है तो हम cos 30 का वैल्यू को दिमाग में रखेंगे। तो cos 30 का वैल्यू अभी अभी हमने बताया कि कितना होता है √3/2। तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। वेरी गुड। सिमिलरली cosec जो है वो sin का रेसिप्रोकल होता है। तो sin 30 का जो वैल्यू है वो क्या होता है 1/2। तो ये 2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये यहाँ पर वैल्यू हो गया 2, या 2/1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/2 का उल्टा जो है 2/1 ही होगा, इसलिए 1 रखे हैं, ताकि जो है जब इसको हम फ्रैक्शन में ऐड करेंगे तो आसान होगा इस डिनोमिनेटर के मदद से। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देंगे, नीचे में देखते हैं ये दोनों फ्रैक्शन में √3 को एलसीएम ले लेंगे और ये 2 हो जाएगा और यहाँ 2√3 होगा कि नहीं। 1 से जब डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो अब एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि जब इस तरह का पैटर्न बनता है, यानी कि ऊपर नीचे 4 नंबर्स जब आते हैं फ्रैक्शन में, तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला ये एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और जो मिडिल वाला होता है वो एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे वैसे ही करेंगे, 1 × √3 और यहाँ √2 × 2 + 2√3। यहाँ पर एक काम करना है कि ये इसमें देखिए कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 हम कॉमन पहले निकाल लेते हैं और साथ में ये √2 तो रहेगा ही, ठीक है। और 2 कॉमन अगर इसमें लेते हैं तो क्या बच जाएगा 1 + √3। वेरी गुड। सो योर आंसर हैज कम एंड यू सी ऑल दीज एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस एंड इट इज़ वेरी इजी। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा।
सो इसको जो है आप राइट डाउन कर सकते हैं। ऊपर का जो है 3 क्वेश्चन को जो है डील करने के बाद जो है जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फ्रैक्शन में भी दिया हुआ और जो है वैल्यू जो है थोड़ा सा बड़ा सा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। डिफ़िकल्ट दिख रहा है, क्या ये डिफ़िकल्ट सच में है? इसको बनाने के बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे बनेगा। प्रोसेस वही है कि हमें जो है वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर sin 30 जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसका वैल्यू 1/2 होता है, tan 45 1 होता है, और cosec 60 चूँकि ये sin 60 का उल्टा है तो sin 60 का होता है √3/2, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2/√3 होगा ना, समझ रहे हैं? यस सर। अब आगे चलते हैं। sec 30 cos 30 का उल्टा है, तो cos 30 का वैल्यू अभी 1/2 देखें तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2/1 होगा। क्लियर? cos 60 का वैल्यू क्या होता है? नो, ये देखिए, ये sec 30 जो है वो cos 30 का उल्टा है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? √3/2। तो √3/2 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? 2/√3। देखिए, हम भी अगर जल्दबाजी कर रहे हैं तो भी जो है कि हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो सोचिए कि अगर आप एग्ज़ाम में जल्दी में रहिएगा और इस तरह का मिस्टेक होगा तो बहुत अंदर से लगेगा कि ये जाना हुआ क्वेश्चन 3 नंबर का था, हमने गलती कर दिया। तो इस तरह का गलती आप ना करें, ठीक है? तो चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, और cot 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है। तो 1 को हम यहाँ 1/1 लिख देते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रैक्शन में जब इस तरह का जब रहता है ना, तो डिनोमिनेटर को जो है रखना ज़रूरी होता है, ताकि जो है फ्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आसान हो। यहाँ भी 1/1 कर देते हैं, कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोग को ये चीज़ बहुत पहले से समझ में आता ही होगा। सबसे पहले जो है ऊपर वाला फ्रैक्शन को हम डील करेंगे। क्या 2, 1 और √3 का एलसीएम 2√3 होगा? यस। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों जो नंबर है ये बिल्कुल जो है एक तो डिफरेंट है और कोई किसी नंबर से जो है कि कटेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट 2/√3 यहाँ पर एलसीएम लिए। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर में √3 होगा, और इसमें तो सीधा 2√3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ये यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड होगा तो √2√3, और मल्टीप्लाई भी होगा तो 2√3। √3 से अगर 2√3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 होगा। क्लियर? यानी ऊपर वाला फ्रैक्शन जो है ये आ गया। अब नीचे वाले फ्रैक्शन को उसी तरीके से डील करेंगे। तो पहले नीचे में 2√3 एलसीएम यहाँ भी होगा, और इसमें देखिए √3 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? 2, और 2 2 जा 4 होगा। फिर इसमें देखिए 2 से डिवाइड कीजिएगा तो √3 इंटू 1 √3, एंड यहाँ पर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो एज इट इज़ जो है नंबर वो रह जाएगा। अब देखिए, जैसा कि हम बोले कि इस तरह का 4 टर्म रहेंगे, तो ये चूँकि ऊपर चला जाता है, ये दोनों नीचे रहता है, तो ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है? इट इज़ पॉसिबल। सो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं? क्या इसको 3√3 लिख सकते हैं? √3 + 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है? और -4, और यहाँ पर भी आप देखिए 4 + √3 + 2√3, ये 3√3 है, होगा। क्यों? देखिए, अगर √3 को ऐसे समझिए कि ये √3 जो है x है, ठीक है, और ये 2√3 जो है 2x है, तो x + 2x क्या होगा? 3x।
तो इस तरह का जो इम्परफेक्ट या इम्परफेक्ट स्क्वायर वाला जो इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल ही नंबर है, ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर जब रहता है तो अगर मान लीजिए इस तरह का जो है एडिशन या सब्ट्रैक्ट में हो तो इसको एक बिहेव करेंगे एक वेरिएबल के जैसा, जैसे x को x के जैसा इसको मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये क्या लगेगा, x है और ये 2x है, तो x प्लस 2x क्या हो गया, 3x हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा जो है कि आसान हो जाएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। ये सिर्फ माइंड में करा जाता है, ठीक है। ये आ गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन क्या ये आंसर को जो है सही माना जाएगा, क्योंकि जनरली होता क्या है कि नीचे वाला नंबर रेशनलाइज करना पड़ता है, यानी कि ये जो है इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो ये इरेशनल में है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर से जो इसका कंजुगेट पेयर है, कंजुगेट पेयर का मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 + 3√3 है तो इसको 4 - 3√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि ऐसा करने में आप लोग जो है 9th में बहुत अच्छा से इस तरह का जो है कि काम किए होंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या है 3√3 - 4 और ये क्या है 4 - 3√3। देखा जाए तो अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो a - b × a - b यानी कि a - b का स्क्वायर होगा। खैर उसमें फंसना नहीं है, हमको क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 3 = 12√3, इससे इसको करें, फिर 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हुआ 9 हुआ और √3 × √3 3 हुआ, तो 9 × 3 = 27 हो गया। क्लियर। और यहाँ देखिए आप -4 से ये दोनों को करेंगे तो ये हो गया -16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12√3 होगा। क्लियर। और नीचे वाला तो बहुत आसान है, कैसे, ये a + b × a - b के फॉर्म में है और a + b × a - b क्या होता है a² - b², यानी 4 का स्क्वायर 16, देख लीजिए। और अभी 3√3 का स्क्वायर क्या पढ़े हैं, 3 × 3 9 और √3 × √3 3, यानी ये कितना हो गया 27। क्लियर। तो इसको जो है अगर सॉल्व किया जाए तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर लिख देते हैं, वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, और इसको ऐसे कर देते हैं 12√3 24√3 होगा। अभी हमने बताया कि √3 को x के जैसा मान सकते हैं, और ये 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 से, यस ये 43 हो जाएगा, यानी कि -43। वेरी गुड। और यहाँ 16 - 27 कितना होगा -11। क्लियर। अब इसमें क्या है, नीचे में माइनस है तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो अगर हम माइनस ऊपर ले जाते हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 43 - 24√3 / 11। कहने का मतलब कि जो माइनस में था वो प्लस में हो गया और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जो है केवल वैल्यू रखकर सिंपल यहाँ तक जो है लाकर छोड़ेंगे नहीं, इसको जो है रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, और रेशनलाइज करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको जो है इसमें कुछ फार्मूला भी यूज हुए हैं। फार्मूला हाँ ये क्वेश्चन है, हाँ रेशनलाइजेशन तो किए हैं लेकिन अभी भी आंसर तो इरेशनल फॉर्म में ही है ना। नहीं, ये आप देखिए डिनोमिनेटर को देखा जाता है, ऑलवेज यू हैव टू सी इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर शुड बी रेशनल नंबर। सो डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर रूट में नहीं ना है, रेशनलाइज तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये होल नंबर में ना आ जाए या इंटीजर में ना आ जाए। ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर वो कंप्लीट जो आंसर ऊपर में रह सकता है,
तो ये पूरे आंसर को कभी नहीं कर सकते आप। इरेशनल आंसर आया है ना ये। हाँ, जैसे कंबाइन बोल रहा 43 हाँ ये आंसर, हाँ हम समझ रहे हैं आपका बात, हम आपका बात को यहाँ पर हम जो है कि चीज़ों को हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वाला पार्ट अभी भी इरेशनल है, तो इसको भी रेशनलाइज करना चाहिए। ये कभी तो पॉसिबल होगा नहीं, और कभी भी कोई ये ऊपर वाले को रेशनलाइज करने के लिए बोलता ही नहीं है। रेशनलाइज करने का मतलब हुआ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। अच्छा ठीक है। अरे होल मीन्स मीन्स 43 - 24 √3। नहीं, हमें मकसद ये नहीं, रेशनलाइज का मतलब ये नहीं हुआ कि हमको रेशनल नंबर लाना है। रेशनलाइज का मतलब ये हुआ कि सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनल के फॉर्म में रखना है। ओके, यानी इंटीजर के फॉर्म में रखना है। क्लियर? यस। तो ये आपका जो है कि आंसर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो इसको जो है आप इसमें हम कुछ बताना चाह रहे थे कि इसमें जो फार्मूला जो हम लोग यूज किए वो a² - b², जो कि आप लोग जानते हैं a - b और इंटू a+b होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है बहुत बार यूज होते हैं, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम में भी यूज होते हैं, बहुत सारे जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तो वो तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे जो है मेंसुरेशन ये सब में भी जो है कि ये फार्मूला यूज होते हैं, तो इसको ध्यान में हमेशा रखना है। ठीक है, चलते हैं अब ये सेकंड क्वेश्चन को डील करते हैं। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये सब स्क्वायर में है तो थोड़ा सा ध्यान देना है। स्क्वायर के केस में cos² 60 है, और 60 का जो है हम लोग जानते हैं कितना होता है, cos में 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। और sec 30 है, sec 30 अभी बताया कि cos 30 का ये क्या होगा, उल्टा। यानी कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सबसे आसान अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगता है तो tan 45 का वैल्यू और cot 45 का वैल्यू 1 आता है। क्लियर? sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और ये हो गया स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू √3/2। यस, वेरी गुड। तो √3/2 का स्क्वायर। क्लियर है? yes. अब क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब सिर्फ जो है कैलकुलेशन बाकी है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4/3 होगा, और ये 1 को 1/1 लिख सकते हैं, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 1/4 और ये 3/4, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या हो गया 5/4 प्लस 16/3 -1 1/1 और ये यस यू कैन से 1 + 3/4। अच्छा, इसमें हम ऐसे क्यों किए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इट इज़ सेड टू बी लाइक फ्रैक्शंस, और लाइक फ्रैक्शन बहुत आसानी से न्यूमरेटर्स जो है डायरेक्ट ऐड कर देते हैं और नीचे में वही डिनोमिनेटर पुट कर देते हैं। यू आर राइट हेयर। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको यहाँ हम चलते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पर। तो यह इसमें आप दोनों में देखिए कि 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। तो 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 5 जा 15 होगा। 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा। वेरी गुड। -12 और यहाँ -12, वाह क्या बात है। अपन 1 से एंड यहाँ पर 4/4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल 1 नहीं लिखेंगे, अभी लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो है ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा अगर 15 और 64 को ऐड करो तो 67 सर 79 अब -12। यस, आपने जो है कि एक ही बार बता दिया, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या हो गया 1 हो गया।
79 को 79 में 12 जाएगा तो 67 होगा एंड y 12 हो गया। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 12 5 या 60 होता है ना। यस यस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, मिक्स नंबर में जब हम चेंज करते हैं, यानी 5 होल 7/12, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर हमें यहाँ एक क्वेश्चन, और आप ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिएगा NCERT या बहुत सारे जो है कि रेफरेंस बुक का भी आप देखिएगा, तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन वाले जो रहते हैं नंबर सिस्टम में, तो जो भी कैलकुलेशन आते हैं, तो इस तरह के अगर फ्रैक्शन आए ना, तो उसको हमेशा जो है मिक्स नंबर में चेंज किया हुआ आंसर में रहता है। तो हम ये सिर्फ जानकारी के लिए हम आपको बता दिए हैं, लेकिन आप जो है यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एज पर योर सर कन्वीनियंस, एज पर योर मींस सजेशन, मींस व्हिच वन इज द मोस्ट प्रेफर्ड? इट इज प्रेफर्ड। अच्छा, ये इट इज ओके, हाँ, दैट इज व्हाई आई हैव डन हेयर। क्योंकि क्या है कि एक स्टेप मान लीजिए एग्जामिनर है, मैंने जो इन्विजिलेटर या जो एग्ज़ाम पेपर चेक करते हैं, तो मे बी वो एक स्टेप ये लिख सकते हैं। नहीं, वो एग्जामिनर भी जो है कि यहीं तक चेक करेगा तो वहाँ दे देगा नंबर, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, ये क्या होता है कि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं ऐसा करके, नंबर के लिए नहीं, आप उसको इम्प्रेस करते हैं कि नहीं बच्चा जो है बाकी में चीज़ों को गहराई से समझा है, ठीक है। और CBSE बोर्ड में आपको जो है थोड़ा सा वो आपके प्रयास पर जो है कि आपको नंबर दे देते हैं, लेकिन आप इस तरह से दिखाते हैं तो वो आपसे ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। तो आप ये जो है आज के लिए जो है कि इसमें एक छोटा सा डाउट है, हाँ, कि इतना मीन्स लिखना, इतना स्टेप ले जाना है कि 2 ही स्टेप में इसको मैटर को क्लोज कर दें? नहीं, हाउ कैन यू सॉल्व विथ दिस क्वेश्चन इन 2 स्टेप? इफ़ यू सी हेयर, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, राइट। फिर इसको जो है सॉल्व करने के लिए यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, देन आफ्टर आपको ये करना ही पड़ेगा। क्या आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, यही ना कीजिएगा, एंड देन आफ्टर इसके बाद क्या कीजिएगा, यही हर एक स्टेप को फॉलो करना है। हाँ बिल्कुल, ये जो है आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप जो है इस तरह से कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में भी, और एक आदत बना लीजिए कि हमको इस तरह से ही सॉल्व करना है। जब आदत बनता है ना, तो ये चीज़ें जो है स्पीड से होता है, और एग्ज़ाम में जो है कम समय में ये जो है कि आपको बन जाता है। हाँ सर, पेज भी तो भरना चाहिए, बहुत सारे ये पेज। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन पेज के लिए है कि अब जैसे ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अब ये क्वेश्चन अगर 2 या 3 नंबर का है तो इतना काफ़ी है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो है अगर मान लीजिए 5 नंबर का है, तो उसमें एग्जामिनर चाहता है, लेकिन क्वेश्चन देता भी है एग्जामिनर, कुछ सोच के ही ना देता है कि कौन से क्वेश्चन में कितना जो है कि स्टेप जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है कि मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप लोग जो है कि चीज़ों को इस एंगल्स वाले जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो है कुछ क्वेश्चंस को देखें, और कोशिश कीजिए कि इसमें जो दिए हुए क्वेश्चन से आगे आप लोग जो है बना कर रखिए। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम आएंगे तो आगे का भी जो है क्वेश्चंस को डील करेंगे। तब तक आप जो है क्वेरी करो में बने रहिए, प्यार ऐसे ही देते रहिए, और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।